नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एलएसी पर तनाव के बीच भारत ने लिया बड़ा फैसला। चीन पाक के साथ सैन्य अभ्यास में नहीं लेगा भाग। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में पाक के नापाक इरादे हुए नाकाम। हो गया है बड़ा खुलासा और सरहद पर 20 फुट लंबी सुरंग का हो गया है भांडाफोड़, जिसको छुपाया गया था, जिसको भारत ने उजागर करके यहाँ पर पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि देश भर में अनलॉक 4.0 के गाइडलाइन जारी। मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी मिली, स्कूल अभी बंद रहेंगे। और इसी के साथ समारोह में 50 की जगह अब 100 लोगों की इजाजत होगी। और इसी के साथ तमाम जो नए नियम हैं जो लागू होने वाले हैं अनलॉक 4 में, वो आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप खबर में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी राज में पाकिस्तान और चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक कर दे तमाम बड़ी खबरों की तरफ। एलएसी पर तनाव के बीच भारत का बड़ा फैसला। चीन पाक के साथ सैन्य अभ्यास में भाग नहीं लेगा। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे संघर्ष की पृष्ठभूमि में भारत एक बड़ा कदम उठाने की उम्मीद है। भारत के रूस को यह बताने की संभावना है कि उसके सैनिक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास काफकाज 2020 में भाग नहीं लेंगे, जिसमें चीनी और पाकिस्तानी सेना भी युद्धाभ्यास करने वाली है। भारतीय अधिकारियों ने इसमें कोविड-19 की बिगड़ती वैश्विक स्थिति का भी ध्यान रखा है, जिसमें अकेले दक्षिणी रूस के अस्त्रखान क्षेत्र में 70,000 से अधिक पॉजिटिव मामलों को देखते हुए ऐसा किया गया है। यहीं पर वॉर गेम्स में भागीदारी के लिए सेनाओं को भेजा जाना था। रक्षा सूत्रों ने एएनआई को बताया, साउथ ब्लॉक में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा स्टाफ के प्रमुख जनरल बिपिन रावत मौजूद थे। बैठक के बाद यह चर्चा हुई कि बहुपक्षीय युद्धाभ्यास में भाग लेना सही नहीं होगा, जबकि वहां चीनी और पाकिस्तानी सैन्य कर्मी भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों ने कहा कि भारत पूर्वी लद्दाख में चीनियों के साथ सैन्य संघर्ष में लगा हुआ है और वास्तविक नियंत्रण रेखा की 4000 किलोमीटर की सीमा पर हाई अलर्ट है। ऐसे में यह हमारे लिए बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास में भाग लेने का सही समय नहीं हो सकता है। भारत और चीन 15 जून को गलवान घाटी में भिड़ गए थे, जिसमें 20 भारतीय सैनिकों की जान चली गई थी। इसमें कई चीनी भी मारे गए और घायल हुए थे। सूत्रों ने कहा कि भारतीय रक्षा मंत्री शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक के लिए 4 से 6 सितंबर को रूस का दौरा करेंगे, लेकिन यह संभावना नहीं है कि भारतीय प्रतिनिधि अपने चीनी समकक्षों के साथ कोई बातचीत करेंगे। सूत्रों ने बताया, बैठक के दौरान भारत भारतीय सीमा पर चीन की विस्तारवादी नीतियों का मुद्दा उठा सकता है, लेकिन इस संबंध में एक अंतिम मुलाकात के आसपास ही लिया जाएगा। बहुपक्षीय काफकाज 2020 के लिए सितंबर में दक्षिणी रूस में तीनों सेनाओं की लगभग 200 सैन्य कर्मियों की टुकड़ी और त्रिकोणीय अभ्यास में भाग लेने के लिए रूस आने को आमंत्रित किया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू एंड कश्मीर में पाक के नापाक इरादे नाकाम। सरहद पर 20 फुट लंबी सुरंग का भंडाफोड़ इस तरह छुपाई गई थी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र के नजदीक एक सुरंग मिली है। ये सुरंग भारतीय सुरक्षा बलों को मिली है। यह पहली बार नहीं है जब ऐसी कोई सुरंग बॉर्डर पर मिली है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक पिछले 8 सालों में 8 सुरंगें मिल चुकी हैं, जिनका इस्तेमाल आतंकी करते रहे हैं। सांबा सेक्टर में मिली यह सुरंग पाकिस्तान में शुरू और सांबा में समाप्त होती है। सांबा सेक्टर के इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया के पास एक टनल पाई गई। एनएस जमवाल आईजी बीएसएफ जम्मू ने बताया, कल टीम ने इस टनल को ढूंढ निकाला। ये 150 गज जीरो लैंड से भारत की तरफ खुदी है। भारत की तरफ जहां इसका एग्जिट पॉइंट है, वहां रखे सैंड बैग्स पर पाकिस्तान की मार्किंग है। अधिकारियों ने बताया कि सुरंग के द्वार पर 8 से 10 रेत की बोरियां मिली हैं, जिन पर कराची और शकरगढ़ लिखा है। उन पर दर्ज निर्माण एवं मियाद खत्म होने की तारीख से संकेत मिलता है कि इनका हाल में निर्माण हुआ है। बीएसएफ के सूत्रों ने बताया कि गश्ती दल की सूचना के बाद अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सुरंग की जांच की। उस दौरान सुरंग का मुंह मिट्टी के भरे 8 से 10 कट्टों से ढका हुआ था। जमवाल ने बताया, सैंड बैग्स की हालत देखने से लगता है कि ये टनल नहीं है। ये जमीन से 25 फुट गहरी है। बॉर्डर एरिया में इतनी बड़ी टनल पाकिस्तान रेंजर्स और दूसरी एजेंसियों के अप्रूवल के बिना नहीं बन सकती। इतनी बड़ी टनल खोदने में जरूर पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। जहां सुरंग मिली है, वहां से पाकिस्तान की चौकी महज 400 मीटर की दूरी पर है। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हाल ही में हुई बारिश के बाद कुछ स्थानों पर जमीन धंसने से बीएसएफ को आशंका हुई। अधिकारी ने बताया कि सुरंग का पता लगाने के लिए तत्काल मशीन मंगाई गई। मौके पर निरीक्षण करने पर पता चला कि सुरंग निर्माणाधीन है, जिसकी लंबाई करीब 20 मीटर है।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अनलॉक 4 गाइडलाइंस, मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी, स्कूल बंद, समारोहों में 100 लोगों की इजाजत, जाने पूरा ब्यौरा। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने शनिवार को अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी। कोविड-19 कोरोना वायरस के मद्देनजर ये दिशा निर्देश 30 सितंबर तक प्रभाव में रहेंगे। अनलॉक 4 के दौरान 7 सितंबर से मेट्रो ट्रेन को चलने की मंजूरी मिलेगी। हालांकि ये काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। स्कूल बंद रहेंगे, समारोहों में 100 लोगों को शामिल होने की इजाजत रहेगी। 21 सितंबर से ओपन थिएटर खुलेंगे। गृह मंत्रालय के बयान के मुताबिक स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी। दिशा निर्देशों के मुताबिक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 50% तक शिक्षण, गैर शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है। सरकार के अनुसार राज्य, केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी। पहला, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इसी तरह के स्थान। दूसरा, MHA द्वारा अनुमति के अलावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी का मिशन 210+, दिल्ली में जेपी नड्डा के साथ बिहार के 21 सांसदों की बैठक। जी हां दोस्तों, सुप्रीम फैसले के बाद अब यह तय है कि बिहार विधानसभा चुनाव समय पर ही होंगे। चुनाव को लेकर बीजेपी के साथ एक साथ अब जेडीयू भी कमर कस चुकी है। बिहार बीजेपी के सभी 17 लोकसभा सांसदों और 4 राज्यसभा सदस्यों के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअल नहीं बल्कि फिजिकल बैठक करेंगे। हालांकि बैठक के लिए सांसदों को कोई एजेंडा नहीं बनाया गया है, लेकिन यह तय है कि बैठक के तुरंत बाद सभी सांसद बिहार लौटकर विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएंगे। सांसदों से उनके क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र की लेंगे फीडबैक। माना जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने सांसदों से उनके विधानसभा क्षेत्र की जमीनी हकीकत की जानकारी लेने के साथ सीट शेयरिंग पर उनकी राय ले सकते हैं। सूत्र के अनुसार एनडीए में होने वाले सीट बंटवारे के वक्त सांसदों से मिले राय को ध्यान में रखा जाएगा। बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 में से 17 सीटों पर बीजेपी, 16 पर जेडीयू और 6 पर एलजेपी ने जीत दर्ज की थी। विपक्ष को सिर्फ एक ही सीट पर ही असंतोष करना पड़ा था। बिहार में इसी गणित को देखते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने सभी लोकसभा के साथ राज्यसभा के चारों सदस्यों को बिहार चुनाव को लेकर इस बैठक में बुलाया है। जेपी नड्डा के साथ भूपेंद्र यादव भी बैठक को करेंगे संबोधित। दिल्ली में होने वाली इस बैठक में बिहार कोटे से केंद्रीय मंत्री की भूमिका निभा रहे पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद, बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह, आरा सांसद RK सिंह, बक्सर सांसद अश्विनी कुमार चौबे और उजियारपुर सांसद नित्यानंद राय भी रहेंगे। सूत्र बताते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा बुलाए गए इस बैठक में बिहार चुनाव प्रभारी बनाए गए महाराष्ट्र के पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस भी अपने विचार रख सकते हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के कई बड़े दिग्गजों का बिहार दौरा भी होना तय किया गया है। उनके बिहार दौरे के समय को लेकर भी सांसदों से राय ली जा सकती है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को 2 दिवसीय बिहार दौरे पर 29 अगस्त को ही पटना पहुंचना था और 29 अगस्त को ही बिहार के सभी सांसदों के साथ बैठक करने वाले थे। दूसरे दिन यानी 30 अगस्त को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पटना के किसी बूथ पर आम लोगों के साथ बैठकर पीएम के मन की बात सुनने का कार्यक्रम भी तय था। चूंकि बिहार में 6 सितंबर तक लॉकडाउन लगा है, इसलिए जेपी नड्डा का बिहार दौरा टाल दिया गया था। मिली जानकारी के अनुसार आज दिल्ली में होने वाली बैठक के बाद सभी सांसद बिहार लौटेंगे और कल अपने अपने क्षेत्र में किसी बूथ पर पीएम की मन की बात सुनेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमल कनेक्ट ऐप तैयार किया है। इस ऐप को डाउनलोड करने पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अब तक किए गए सभी कार्य का लेखा जोखा मौजूद है। बीजेपी इस ऐप के जरिए लोगों तक पहुंचकर यह बताने की कोशिश कर रही है कि केंद्र और राज्य की सरकार ने जनहित में क्या काम किए हैं। इसके अलावा इस ऐप के जरिए लोग यह भी जान सकते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार की योजना का लाभ वो कैसे उठा सकते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षकों को नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा, सैलरी में हुई 15% की वृद्धि। जी हां दोस्तों, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के शिक्षकों के मूल वेतन में 15% की वृद्धि की गई है, जिसका लाभ 1 अप्रैल 2021 से मिलेगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में शनिवार को आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के शिक्षकों की नई सेवा शर्त नियमावली को राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी। इसके अनुसार 3.5 लाख से अधिक शिक्षकों को कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ सितंबर 2020 से ही दिया जाएगा। वहीं इन शिक्षकों के मूल वेतन में 15% की वृद्धि की गई है, जिसका लाभ 1 अप्रैल 2021 से मिलेगा। शिक्षकों के वेतन को 1560 करोड़ स्वीकृत समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत शिक्षकों के जुलाई और अगस्त
के वेतन के लिए 1560 करोड़ जारी होंगे। कैबिनेट ने राशि जारी करने की स्वीकृति दे दी है। वहीं राज्य के प्रस्वीकृति प्राप्त 47 संस्कृति विद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध 15 फरवरी 2011 के पूर्व विधिवत रूप से नियुक्त शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के छठे एवं 7वें वेतन संरचना के अनुरूप पुनरीक्षित दर से अनुदान देने की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। वहीं पुनर्बहाल स्वीकृति प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में 15 फरवरी 2011 के बाद स्वीकृत पद के विरुद्ध नियुक्त शिक्षक व शिक्षकोत्तर कर्मियों को 5 मार्च 2019 के प्रभाव से नवीन वेतन संरचना में नए दर से वेतन की स्वीकृति दी गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन को सता रहा भारत का डर, लद्दाख तक पहुंचने के लिए बना रहा एक और रास्ता। जी हां दोस्तों, चीन पिछले कई सालों में तिब्बत की तरफ सड़क का बड़ा जाल बिछा चुका है और अब उसकी नज़र लद्दाख की सीमा से लगे क्षेत्रों में टिकी हुई है। यही कारण है कि वह समय समय पर लद्दाख से सटे इलाकों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए निर्माण कार्य करता रहता है। खबर है कि चीन ने लद्दाख में एक और सड़क का निर्माण शुरू कर दिया है। ये सड़क चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को लद्दाख तक पहुँचाने और हथियारों की सप्लाई करने में मददगार साबित होगी। पिछले कुछ समय में सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि पीएलए पूर्वी लद्दाख के उत्तर पूर्व में नए सड़क का निर्माण हो रहा है। ये सड़क ल्हासा के काशगढ़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग 219 को जोड़ने का काम करेगी। बता दें कि पूर्वी लद्दाख के क्षेत्रों से गुजरने वाली सड़क को 1950 के दशक में पहली बार बनाने का काम शुरू किया गया था और 1957 तक इसका निर्माण पूरा कर लिया गया था। बाद में यही सड़क भारत और चीन के बीच विवाद का कारण बनी और साल 1962 में युद्ध हुआ। युद्ध के बाद चीन ने नई सड़क G219 पर कब्जा कर लिया था। G219 पर चीनी युद्ध स्मारक इस बात की याद दिलाता है कि कैसे भारतीय सेना इस क्षेत्र में बहादुरी के साथ लड़ी थी। तब से दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब सड़क निर्माण और बुनियादी ढांचे की गतिविधि को संदेह के साथ देखा जाने लगा है। G219 और G315 के बीच का इलाका बेहद कठिन है। पूर्वी लद्दाख के लिए एकमात्र सड़क G219 है। ऐसे में युद्ध की स्थिति में चीन की सेना लद्दाख तक पहुंचने के लिए एक अन्य रास्ते का भी विकल्प तलाशने लगी है। चीन को पता है कि अगर युद्ध की स्थिति बनी और भारतीय वायुसेना ने हमला किया तो वह G219 का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान का कटोरा खाली, चीन से हमेशा मांगता रहेगा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री के सऊदी अरब के खिलाफ गैर कूटनीतिक तथा अपरिपक्व व्यवहार के कारण दोनों देशों के बीच संबंधों का स्तर गिर गया है। इन बातों से पैसों की कमी झेल रहे पाकिस्तान में वित्तीय संकट गहरा गया है। पाकिस्तान, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का चेयरमैन बनना चाहता है, वह एक तर्कहीन अभिलाषा है। OIC का गठन 1969 में हुआ था, जिसमें इसके 57 सदस्य हैं, जिनमें 4 महाद्वीपों से 24 सदस्य देश भी शामिल थे। इसके पास 1.8 बिलियन की सामूहिक जनसंख्या है, जो तेल की कीमतों का निर्धारण भी करती है। संयुक्त राष्ट्र के बाद यह एक बड़ा संगठन है तथा यह सऊदी अरब के जेदा में स्थित है। OIC के चार्टर के अनुसार इसका मुख्य उद्देश्य इस्लामिक सिद्धांतों, राष्ट्रीय संप्रभुता तथा सदस्य देशों की स्वतंत्रता का संरक्षण करना है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा में अपना योगदान देना है। हालांकि संगठन अपनी संस्कृति तथा सामाजिक परियोजनाओं के लिए भी जाना जाता है। जहां तक राजनीतिक प्रभाव का सवाल है, वह लगभग सीमित है। OIC की अर्थव्यवस्था से 57 सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एक देश एक चुनाव, केंद्र सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, अभी तक भारत में एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन केंद्र सरकार आम मतदाता सूची के कुछ उपयोग पर विचार कर रही है। हाँ, इसका अर्थ है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय चुनावों में समान मतदाता सूची के उपयोग के बारे में चर्चा होती है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार वर्तमान में कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कुछ राज्यों में चुनाव आयोग द्वारा तैयारी की गई मतदाता सूची का उपयोग पंचायत और नगर पालिका चुनावों में किया जाता है। सामने आई एक रिपोर्ट के अनुसार इस मतदाता सूची के उपयोग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव PK मिश्रा की अध्यक्षता में 13 अगस्त को एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में मुख्य रूप से 2 विकल्पों पर चर्चा की गई। इन 2 विकल्पों में से पहले अनुच्छेद 243 के और 243ZA के लिए एक संविधान संशोधन पर विचार किया गया था। इस संशोधन के बाद देश में सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची होना अनिवार्य हो जाएगा। दूसरे विकल्प के बारे में बात करें कि राज्य सरकारों के साथ अपने संबंधित कानूनों को संशोधित करने और नगर पालिका और पंचायत चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची को अपनाने के लिए सहमत हो। सूत्रों की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, विधान सचिव जी नारायण राजू, पंचायती राज सचिव सुनील कुमार और महासचिव उमेश सिन्हा सहित चुनाव आयोग की
3 प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया। एक नियम के रूप में संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और नियंत्रित करने का अधिकार देता है। दूसरे शब्दों में चुनाव आयोग स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अपनी मतदाता सूची तैयार करने के लिए स्वतंत्र है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के तहत शुरू की ये बड़ी सुविधा। जी हां दोस्तों, आवास शहरी कार्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन डैशबोर्ड प्रारंभ किया। आवास शहरी कार्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा, ऑनलाइन डैशबोर्ड गतिशील है, संवाद मूलक है, शहर के स्तर तक प्रधानमंत्री स्वनिधि की प्रगति की जानकारी उसकी निगरानी करने वाले सभी हितधारकों को एक जगह पर समाधान प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि पोर्टल पर 2 जुलाई 2020 को ऑनलाइन आवेदन जमा करने की शुरुआत के बाद से 7.15 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। साथ ही विभिन्न राज्यों संघ शासित प्रदेशों में 1.70 लाख से अधिक को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री स्वनिधि की शुरुआत रेहड़ी पटरी वालों को सस्ती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए मंत्रालय द्वारा 1 जून 2020 को की गई थी, ताकि वे अपनी आजीविका फिर से शुरू कर सकें। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण इनकी आजीविका प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई। इस योजना से उन 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को लाभ मिलेगा जो 24 मार्च 2020 को या उससे पहले परिनगरीय ग्रामीण इलाकों सहित शहरी इलाकों में माल बेच रहे थे। इस योजना के तहत विक्रेता 10,000 रुपए तक के कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकते हैं, जो 1 वर्ष के कार्यकाल में मासिक किस्तों में चुकाया जा सकता है। ऋण की समय पर जल्दी अदायगी करने पर तिमाही आधार पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रतिवर्ष 7% की ब्याज सब्सिडी जमा की जाएगी। ऋण की जल्दी अदायगी करने पर कोई जुर्माना नहीं होगा। यह योजना प्रति माह 100 रुपए कैशबैक प्रोत्साहन के माध्यम से डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देगी। विक्रेता ऋण की समय पर अदायगी करने पर ऋण सीमा बढ़ाने की सुविधा का लाभ उठाकर आर्थिक सीढ़ी चढ़ने की अपनी महत्वाकांक्षा को हासिल कर सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लेफ्ट की डिमांड से आरजेडी के छूटे पसीने कि इतने सीटों की मांग, नेताओं ने साधी चुप्पी। जी हां दोस्तों, लेफ्ट पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। लेफ्ट और आरजेडी के बीच इस बात को लेकर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। शुक्रवार को लेफ्ट पार्टीज की ओर से चुनाव लड़ने वाली सीटों की जानकारी आरजेडी को दे दी गई है। वहीं लेफ्ट की डिमांड से आरजेडी के पसीने छूट गए हैं। लेफ्ट ने आरजेडी ने 53 सीटों की डिमांड की है। इसमें 17 सीपीआई, 16 सीपीएम और 20 सीट माले को दिए जाने की मांग लेफ्ट ने की है। आपको बता दें कि महागठबंधन से पहले से ही सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान चल रही है। ऐसे में लेफ्ट पार्टियों की डिमांड ने आरजेडी की मुसीबत बढ़ा दी है। फिलहाल उनकी डिमांड पर आरजेडी को कोई भी नेता कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी महागठबंधन से भले ही अलग हो गए हों, लेकिन महागठबंधन का आकार कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। महागठबंधन में मांझी की जगह लेफ्ट पार्टीज को जगह मिल गई है। शुक्रवार को वाम दलों के साथ आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह की दूसरी बैठक हुई। पहली बैठक में साथ लड़ने पर सहमति बनने के मसले पर मुहर लगी थी। दूसरी बैठक में सीटों को लेकर चर्चा हुई। वहीं शुक्रवार को सीपीआई के राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि महागठबंधन के साथ हमारा लड़ना तय हो चुका है। हमने सीटों की सूची आरजेडी को सौंप दी है। संख्या कोई मायने नहीं रखती है। हमारी सोच, हमारा मकसद एक है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी के मिशन कश्मीर से पाकिस्तान में कोहराम, सताने लगा पीओके छिनने का डर। जी हां दोस्तों, एक वक्त था जब पाकिस्तान कश्मीर पर अपना दावा ठोक रहा था। अब हालत ये है कि पीओके भी उसके हाथ से निकलता करीब करीब तय हो चुका है। पीओके में भारत का तिरंगा प्लान काम कर रहा है और इमरान खान को इसी तिरंगा प्लान का डर सता रहा है। उनके बयानों से लगता है कि इमरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे सरेंडर कर चुके हैं। बताते चले कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर पर सरेंडर करने की बात एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में मान ली है। उन्हें इसका मलाल कम है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। उन्हें डर इस बात का है कि कल कहीं पीओके भी पाकिस्तान के कब्जे से आज़ाद न हो जाए। दरअसल इमरान इस बात से निश्चिंत थे कि भारत में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल ने उनके होश उड़ा दिए। झूठ बोलकर पाकिस्तान में जैसे तैसे सरकार चला रहे इमरान आज भी बालाकोट एयर स्ट्राइक को भूल नहीं पाए हैं। वे चाहकर भी यह बात भुला नहीं पाते हैं कि एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तानी सेना की कैसे दुर्गति की थी। बालाकोट हमले के बाद इमरान खान शुरू में कहते रहे कि कोई एयर स्ट्राइक नहीं हुई, फिर मजबूरन मान लिया कि स्ट्राइक हुई थी, लेकिन नुकसान नहीं हुआ। इमरान खान आज तक इस हमले का सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। उन्हें डर है कि ये सच बताते ही वे तख्ता पलट का शिकार हो जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फ्रांस के साथ संबंध होंगे और मजबूत, फ्रांसीसी रक्षा मंत्री कर सकती है भारत का दौरा। जी हां दोस्तों,
फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली के 5 राफेल लड़ाकू विमानों को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाने और रणनीतिक संबंधों को और बढ़ावा देने के लिए अपने भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह के साथ बातचीत के उद्देश्य से अगले महीने भारत दौरे पर आने की उम्मीद है। मामले के बारे में जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने शुक्रवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में राफेल विमानों को औपचारिक रूप से शामिल किए जाने का समारोह अंबाला वायुसेना अड्डे पर 10 सितंबर को होगा। इस दौरान सिंह, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और शीर्ष सैन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि पार्ली की संभावित यात्रा के लिए दोनों पक्ष संपर्क में हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।